अगर आपके बच्चे की एज 10 साल या उससे कम है और आज आप उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, वो डिसाइड करेगा कि उसको फ्यूचर में जाकर 18-21 साल बाद क्या रिटर्न मिलता है। और उसी रिटर्न के अकॉर्डिंग उसके बाद पता लगेगा कि क्या वो सिर्फ एक डिग्री अफोर्ड कर सकता है या मल्टीपल चॉइसेस अफोर्ड कर सकता है। इस वीडियो में कोई प्रोडक्ट पिच नहीं, कोई बेस्ट स्कीम का लेबल नहीं, सिर्फ नंबर्स, लॉजिक और रियलिटी के बारे में बात होगी, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना है, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर चिल्ड्रन फंड। इंडिया में जब बच्चों की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है तो लोग ना जनरली सेफ्टी की तरफ जाते हैं, और सेफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो खासकर फीमेल चाइल्ड के लिए जो है वो यूज की जाती है। लड़कों के लिए तो इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता ही नहीं है, उनके लिए तो पहले ये सोच रखा होता है ज़्यादातर केसेज़ में, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, बट ज़्यादातर केसेज़ में ये सोच रखा होता है कि लड़कियों के लिए हम इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करते हैं, लड़कों का तो जो होगा वो देखा जाएगा, लड़कों के लिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही नहीं करते। बट आज की वीडियो में हम इस इश्यू को तो उठाएँगे उठाएँगे, साथ ही साथ आपसे कुछ सवालों के जवाब जो है वो भी मिलेंगे कि क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट आज करी है, क्या वो फ्यूचर रेडी है? और दूसरा सवाल कि क्या जो टैक्स फ्री पैसा होता है, क्या वही मैक्सिमम रिटर्न देता है? इन दोनों सवालों को आज की वीडियो में उठाएँगे। इन दोनों सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इन दोनों स्कीम्स को इन डेप्थ में देखेंगे। तो अब दोनों स्कीम को इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस करें और देखें कि ये सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है या फिर चिल्ड्रन फंड, और किसमें हमारे को कौन-सी स्कीम के अंदर कब तक हमारे को इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, जहाँ पर हमारे को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। तो उस डिटेल एक्सप्लेनेशन पर आने से पहले मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम टू इन्वेस्टर ट्रेड। मेरा नाम है तुषार बदिराजा और मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और मैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर पेरेंट्स के साथ बैठकर यही चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है, यही चीज़ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे लगा कि इसके बारे में ना एक जनरल वीडियो जो है वो होनी चाहिए, जिसके बाद, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को ना ये चीज़ का डाउट रहता था कि भाई अगर बेटी है तो उसके लिए हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, और अगर बेटा है तो खासकर लोग उसके बारे में, क्योंकि मैंने जो ये जनरल ट्रेंड देखा ना कि लड़कों के लिए सोचते नहीं है, लड़कियों के लिए हमेशा उनकी डे वन से उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ पर होती है, सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर उनके लिए गोल्ड बना लिया, या सब ऐसे करके कुछ उनकी सेफ फंड के अंदर एफडी करा ली, एलआईसी करवा दी, कुछ इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होती हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ना किसी एजेंट की, ना किसी रिलेटिव की, और ना ही किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी आपके बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से, और वो समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, या हो सकता है कि वो आगे प्लानिंग कर रहे हो, और जैसे ही साल की स्टार्टिंग होती है या जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर माइंड जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। तो इसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं और सबसे पहले समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्या है उस स्कीम के बारे में, कब से वो स्टार्ट हुई थी और कितना रिटर्न जो है वो हमारे को मिलता है, कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड रहता है, सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सुकन्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ चाइल्ड की एक बैक्ड स्कीम है, जो आप पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में जाकर, वहाँ पर जाकर आप ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, और ये अकाउंट सिर्फ 0 से लेकर, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए जो है वो इन अकाउंट्स के लिए अप्लाई जो है वो करवा सकते हैं। मतलब पेरेंट्स जो है 0 से लेकर, न्यूबॉर्न से लेकर 10 साल तक की बेटियों के लिए वो अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब बात करें टेन्योर की, तो टेन्योर जो है इसमें पैसा जमा हम कब तक कर सकते हैं, 15 साल की एज तक हम यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अकाउंट की मैच्योरिटी क्या होती है, वो होती है 21, यानी कि आप यहाँ पर 0 से, यानी कि अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी है, आपका न्यूबॉर्न बेटी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना आज ही जाकर सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हो किसी भी नियर बाय बैंक में जाकर। बट ये किसी टाइप का कोई प्रमोशन नहीं है, सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेना। आप क्या कर सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मान लेते हैं आज आपकी बेटी जो है वो 1 साल की है, आपने उसका आधार कार्ड और ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करते आपको 6 महीने साल भर का टाइम लग गया। तो उसके बाद क्या होगा, अब आपने अकाउंट ओपन करवाया, अब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे 15 की एज तक, जब तक आपकी बेटी 15 साल की होगी तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम एड ऑन नहीं कर सकते। और आप उस पैसे को विथड्रॉ कब कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब उसको पैसे को विथड्रॉ कब करेंगे, तो वो हम कर सकते हैं 21वें साल के अंदर जाकर। इसमें एक थोड़ा-सा क्लॉज़ होता है कि आप 18 साल के बाद भी पार्शियल पैसा जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होना चाहिए।
मतलब आपको उसके बाद एजुकेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे डिग्री हो गई, डिग्री मतलब कह रहा हूँ एडमिशन हो गया, उसके लिए आपको कुछ एजुकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने एडमिशन लेटर कोई दिखा दिया जहाँ पर आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आपको पार्शियल पैसा वो है विथड्रॉ जो है वो करने की अनुमति जो है वो आपके बैंक से या पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी। एक्चुअल पैसा जो आप सारा का सारा पैसा जितना अपने अकाउंट के अंदर जमा करवाया है, वो आप ले सकते हो जब वो बेटी की एज 21 साल की हो जाएगी तब। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अगर आज आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका पूरा पैसा जो है वो लॉक रहेगा 21वें साल तक। रिटर्न के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। हर क्वार्टरली बेसिस पर इसका रिटर्न जो है वो रिव्यू किया जाता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 7 से लेकर 9% की रेंज के अंदर गारंटीड रिटर्न जो है वो मिलता है। जैसे आज की डेट के अंदर बात करें तो 8.2% का सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर रिटर्न जो है वो चल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है और एफडी से ज़्यादा हमारे को ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये हर 3 महीने के अंदर रिव्यू किया जाता है और ये रेगुलर बेसिस पर चेंज भी होता रहता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और गारंटीड रिटर्न जो है यहाँ पर मिलता है। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से सुकन्या समृद्धि योजना को स्टार्ट किया जाता है, और वो है टैक्स स्टेटमेंट, कि इसके अंदर टैक्स को किस टाइप से लिया जाता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 80C के अंदर एलिजिबल होती है। इंटरेस्ट का जो पैसा है वो टैक्स फ्री होता है, यानी कि जो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, 1.5 लाख तक की लिमिट है। तो 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख तक का पैसा जो है यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट, जो मतलब आप अपने इनकम में से 1.5 लाख रुपए का पैसा जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और वो आपका बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। इसके ऊपर आपको 1 रुपए का टैक्स जो है वो नहीं पे करना, सिर्फ 1.5 लाख तक की लिमिट पर। उसके बाद जो इसके ऊपर साल दर साल इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर भी आपका कोई टीडीएस वगैरह कोई किसी चीज़ का टैक्स जो है वो नहीं कटेगा। और तीसरी चीज़ कि जब इसकी मैच्योरिटी होगी 21 साल बाद, तो जितना भी कॉर्पस आपने उन 21 सालों के अंदर इकट्ठा करा या 15 साल तक जो भी जमा करा, मतलब जो भी वैल्यू 21वें साल पर होगी, वो सारी की सारी टैक्स फ्री होगी। और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग सुकन्या समृद्धि योजना अप्लाई कर और उसे एक बेस्ट स्कीम का दर्जा जो है वो दिया गया है। और यही वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स जो हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना की प्लानिंग करते हैं, उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उनके माइंड में जो है ये एक बेस्ट स्कीम होती है। सुकन्या के स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें कैपिटल बिल्कुल सेफ है, दूसरा इसमें मार्केट रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है, तीसरा टैक्स प्लानिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है और अच्छा होता है, और चौथा डिसिप्लिन फोर्स्ड है लेकिन डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि 21 साल या 15 साल का लॉक इन जो है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो लोग कम बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, वो है हिडन लिमिटेशंस। सबसे पहली चीज़ कि सिर्फ़ गर्ल चाइल्ड के लिए है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये है कि सिर्फ़ लड़कियों के लिए जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ये मतलब सुविधा जो है, ये एक प्लान जो है वो दिया गया है, लड़कों का मतलब कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, बॉयज़ के लिए सेम ऑप्शन कोई भी नहीं है, इससे रिलेटेड मिलता-जुलता भी। तीसरी चीज़ कि रिटर्न कैप जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि गवर्नमेंट हर बार डिसाइड करती है कि भाई इस पे सिर्फ, जैसे अगर हम 2026 की बात करें तो आज का जो रेट चल रहा है वो है 8.2% का। चौथी चीज़ कि अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ तो रियल वैल्यू यहाँ पर हमारी नेट में जो है वो कम हो सकती है। और पाँचवीं चीज़ कि इसमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर आप लोगों को किसी भी वजह से, भगवान ना करे लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको अकाउंट फ़ोरक्लोज़ करवाना पड़ता है, बट वो यहाँ पर कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं है। एक्सट्रीम केसेज़ में अगर बच्चे की जैसे कोई किसी वजह से एक्सपायर हो गया तो उसमें डेथ सर्टिफ़िकेट देकर आप यहाँ पर बंद करवा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस उस और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको पहले जो है वो बंद करवा सकें, इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन एज़ वेल। वहीं दूसरी बात करें चिल्ड्रन फंड की, इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कि चिल्ड्रन फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जहाँ पर बच्चों के नाम से पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के नाम से, पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो कट सकता है और बच्चों के नाम पर जाएगा। जैसे सेम है सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे उसमें भी पेरेंट्स के अकाउंट से निकलता है और बच्चे के नाम पर, बेटी के नाम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें दोनों केसेस हैं कि अगर बच्चे का अकाउंट, बेटा या बेटी दोनों का, अगर बच्चे का अकाउंट आपने पहले क्रिएट कर रखा है, जैसे मैंने अपनी बेटी का अगर मैं बताऊँ तो मैंने माइनर अकाउंट क्रिएट कर रखा है, माइनर पैन कार्ड भी बनवा रखा है और उसका बैंक अकाउंट भी खुलवा रखा है। तो उसकी एसआईपी जो है वो वहीं से निकलती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के एसआईपीज़ वगैरह चल रही है, उसमें क्या है कि जिन बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है, ये केस होता है जिनके पास पैन कार्ड है, जैसे मेरी बेटी का मैंने पैन कार्ड बनवा रखा है,
और अगर आप लोगों ने भी बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि बिलो 18 माइनर्स के लिए आप कैसे पैन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन के अंदर ये बन के आता है। तो उसकी सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। एनीवेज, अगर आपने अपने बच्चे का, बेटा या बेटी दोनों में से किसी का भी पैन कार्ड जो है वो बनवा रखा है और उनके पास उनका बैंक अकाउंट भी है, तो उनकी एसआईपीज़ जो है वो उनके बैंक अकाउंट से निकल सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों के पास बच्चे का पैन कार्ड नहीं है और सिर्फ बैंक अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप फैमिली अकाउंट के अंदर बनाकर अपने अंडर गार्जियन लेकर और वहाँ से एसआईपी करवा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ना तो बच्चे का पैन कार्ड है और ना ही बच्चे का बैंक अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नाम पर, मतलब पेरेंट्स, मदर या फादर, इनमें से सिर्फ ये कंडीशन है कि मदर या फादर के अकाउंट में से पैसा जो है वो डिडक्ट होगा। एक फॉर्म के थ्रू, ऑफलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट होता है और उसके बाद आप जो है उसमें बेटे के नाम पर या बेटी के नाम पर एसआईपीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो कटेगी आपके अकाउंट से, जाएगी बेटा या बेटी के अकाउंट नाम पर, और जब उसका विड्रॉल होगा ना, तो वो भी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी बच्चे के बैंक अकाउंट की, और वो पैसा, वो सारा का सारा पैसा जैसे सुकन्या में बेटी के अकाउंट में जाएगा ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपका, जो आपने पैसा अपने अकाउंट से निकलवा कर बच्चे के अकाउंट में, मतलब बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट करी थी, जब विड्रॉल लेना होगा, मैच्योरिटी होगी या विड्रॉल जब भी आपको चाहिए होगा, लॉकिंग पीरियड की भी बात करेंगे, तो जब भी उसका विड्रॉल चाहिए होगा तो वो बच्चे के अकाउंट में जाए और उस टाइम पर आपको बच्चे का बैंक अकाउंट कंपल्सरी होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है वो वहीं पर ट्रांसफर होगा। तो ये प्रोसेस रहता है अगर आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वैसे वीडियो के एंड तक आने के बाद अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी टाइप से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला वो काम हमारे पास नहीं होता, बट अगर एसआईपीज़ का अगर आपको मूड बने, वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना, अभी नहीं मैं बोल रहा। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपका एसआईपीज़ वगैरह करने का मूड बने और अगर आपके पास बच्चे का पैन कार्ड भी नहीं है और बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एसआईपीज़ वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, तो हम आप लोगों को पूरी हेल्प करेंगे कि कौन से फंड के अंदर लगानी चाहिए और कैसे आप इसके अंदर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि यहाँ पैसा मार्केट के बेस्ट कंपनीज़ में काम करता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए लगा सकते हैं और एसआईपीज़ के थ्रू हम रेगुलर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। टेन्योर और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि कोई 21 साल का फिक्स्ड लॉक इन पीरियड जो है वो नहीं है। एसआईपी आप कभी भी पॉज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़ या स्टॉप कर सकते हो। वो आप जैसे ऐप के थ्रू जाएँगे ना, तो उसमें आपको सारा प्रोसेस जो है वो पता चल जाएगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे को यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि लाइफ जैसे-जैसे चेंजेस होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट जो है वो भी करने होते हैं और वो यहाँ पर आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गोल चेंज हो रहे हैं, उन सब के अकॉर्डिंग जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा या घटा सकते हो। यहाँ पर कोई 1.5 लाख तक की लिमिट नहीं है, जो आपको टैक्स फ्री वगैरह सब चीज़ आएगी। तो यहाँ पर आप जितना चाहें उतना पैसा डाल सकते हैं और अपने गोल्स और अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब रिटर्न्स की रियलिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है और इसको समझने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करना है। यहाँ पर कोई किसी टाइप का कोई गारंटीड रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म अगर 10 से 15 साल का है, तो इक्विटी हिस्टोरिकली हायर वेल्थ क्रिएट करती रही है, इन्फ्लेशन को बेटर बीट करती है। यहाँ रिटर्न गारंटीड नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो है वो लंबा होता है। और लॉक इन की बात करें तो जैसा सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 18 से 21 साल का लॉक इन था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 साल का लॉक इन होता है। काफ़ी सारी स्कीम्स जो है वो मिल जाएंगी, बड़े-बड़े ब्रांड्स के अंदर मिल जाएगी, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो सबका अलग-अलग काम है। बट आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स जो है वो मिल जाएंगी, बहुत सारी कंपनीज़ के अंडर, बहुत सारी एएमसीज़ के अंडर जो है वो मिल जाएंगी। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। आपने जो यहाँ पर पैसा डाला वो आपकी इनकम में से जो, मतलब जो एलिजिबिलिटी होगी उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो इंटरेस्ट आएगा या जो रिटर्न मिलेगा वो भी पूरी तरह से, मतलब उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स जो है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जब आप उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो भी आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के गेन टैक्स जो है वो बनता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और यही चीज़ आकर सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। कैसे, क्यों? मैं अभी आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब आप लोगों के सामने एक टेबल जो है वो नज़र आ रहा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर और तब से, यानी कि उस टाइम से पहले एक फंड जो है वो चल रहा था, वो था एचडीएफसी का चिल्ड्रन फंड। बट मैंने उसका स्टार्टिंग से नहीं लिया, सिंस इंसेप्शन नहीं लिया, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमारा जो कंपैरिजन है वो गलत हो जाता।
मैंने यहाँ पर उसका कंपैरिजन दिखाया है 2014 से लेकर और अभी तक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलेंडर ईयर के रिटर्न्स हैं दोनों के। और जैसे सुकन्या समृद्धि योजना ने 2011 में, मतलब 2015 में, 2016 में ऐसे कितना रिटर्न दिया। अब ये जो है, मैं आप लोगों को पहले सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपको टेबल नजर आ रहा है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का एवरेज रिटर्न दिया गया है, क्योंकि हर क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर एडजस्टमेंट होती थी। तो उसके अकॉर्डिंग उस साल के अंदर जितना एवरेज रिटर्न बनता है ना, वो यहाँ पर लिया गया है। और साथ ही साथ एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलेंडर ईयर के अंदर कितना रिटर्न दिया है, वो सारी चीजें एक अप्रॉक्सीमेट फिगर जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है। तो 10-12 साल का डेटा जो है वो काफी होता है, क्योंकि उस टाइम के बीच में 2-3 साइकिल्स जो है हमने मार्केट की भी देख ली होती है, और जो गवर्नमेंट स्कीम है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, दोनों का एक अच्छा क्लियर सिनेरियो जो है वो हमारे को नजर आ जाएगा। अब देखो, अब आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, एक बार उसको कंपैरिजन करो। तो 2015 में, 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी, 2015 के अंदर जनवरी इनफैक्ट। तो 2015 में एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड ने रिटर्न दिया था सिर्फ 2.44%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% का, जबकि सुकन्या ने रिटर्न दिया था 9.2% का। 2016 की बात करें तो यहाँ पर भी एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड ने अंडर परफॉर्म किया था और यहाँ पर 7.7% का रिटर्न दिया था। सुकन्या समृद्धि योजना ने दिया था 8.6% का एवरेज रिटर्न। 2017 की बात करें तो सुकन्या का रिटर्न था 8.3% एवरेज, और 2017 के अंदर एचडीएफसी का फंड ने रिटर्न किया था 30.69% का। 2018 में सुकन्या 8.2% और एचडीएफसी -1.32%। 2019 में 8.4%, एचडीएफसी 7.17%। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो 2015 से लेकर 2019 के अंदर हर बार सुकन्या ने आउट परफॉर्म किया है एचडीएफसी के फंड को। सिर्फ एक साल जो है एचडीएफसी के फंड ने 30.69% का रिटर्न दिया था। बाकी हर साल उसने कभी एक बार तो उसने 2018 के अंदर नेगेटिव रिटर्न भी दिया, जबकि हर बार उसने अंडर परफॉर्म जो है वो किया है। बट अब फिगर जो है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि अब 2020 के अंदर सुकन्या ने रिटर्न दिया 7.8% का, जबकि एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड ने रिटर्न दिया 17.5% का। 2021 में 7.6% बाय सुकन्या एंड 26.46% बाय एचडीएफसी। 2022 में 7.6% बाय सुकन्या एंड 6.77% बाय एचडीएफसी। 2023 में 8% बाय सुकन्या और एंड 26.88% बाय एचडीएफसी। 2024 में 8.2% बाय सुकन्या एंड 16.06% बाय एचडीएफसी। और 2025 के अंदर सुकन्या का रिटर्न था 8.2%, जबकि एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड का रिटर्न था ऑलमोस्ट 2.5% के अराउंड। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना यार, कभी उसने ज्यादा रिटर्न दिया, कभी इसने ज्यादा रिटर्न दिया। अब मैं आपको एक समराइज करके बताता हूँ। अगर किसी ने 2015 के अंदर शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए होते, सिर्फ लमसम के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितना रिटर्न का डिफरेंस जो आता, तो सुकन्या समृद्धि योजना में आज की डेट में 2025 की एंड में, 2025 खत्म हो चुका है, तो 2025 के अंत तक उसकी वैल्यू होती लगभग 2.3 से 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख मान लेते हैं। 2.5 लाख रुपए की आसपास की वैल्यू होती, जबकि एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड के अंदर मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद वो लगभग 3.8 लाख से लेकर 4 लाख होता। अब इसमें से अगर आज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो 1 लाख तो हमने इन्वेस्ट करे सुकन्या समृद्धि योजना में, आपको बिल्कुल सारा का सारा 2.5 लाख रुपए जो है वो आपका टैक्स फ्री पैसा था। यहाँ पर एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड में आपको बराबर 1.25 लाख तक की छूट मिल गई, तो यानी कि लगभग 2.25 लाख तक का यहाँ हो गया, जो आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो 2.25 लाख रुपए का अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपको आज की डेट के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। उस अकॉर्डिंग हमारा लगभग टैक्स जो बनता है वो ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का बनता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि अभी तक अगर 1 लाख रुपए आपने 2015 की स्टार्टिंग में लगाए होते, तो आज की डेट में सुकन्या समृद्धि योजना में 2.5 लाख रुपए बिल्कुल टैक्स फ्री, और एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड के अंदर आपका जो कॉर्पस बनता आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो बनता ऑलमोस्ट 3,50,000 से लेके 3,60,000 के अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि 11 साल के अंदर एचडीएफसी के फंड ने सुकन्या समृद्धि योजना को 1 लाख रुपए से ज्यादा जो है उसने आउट परफॉर्म करा है। जहां पर आपका वहां पर पैसा 2.5 गुना बना, यहाँ पर आपका आफ्टर टैक्स डिडक्शन 3.5 गुना से ज्यादा हो गया।
और अभी तो हम इसे एसआईपी पर कंपैरिजन करते हैं, तो वो आप लोगों को और भी ज़्यादा शॉकिंग जो है वो लग सकता है। अगर किसी ने जनवरी 2015 में दोनों ऑप्शंस में 10-10 हज़ार की मंथली एसआईपी करी होती, तो दिसंबर 2025 यानी कि 11 साल बाद तक की पिक्चर कुछ ऐसी होती। टोटल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 13,20,000 रुपए की इन ईच फंड, सुकन्या में भी और इसके अंदर भी। साल का आप जमा कर रहे हैं 1,20,000 रुपए, तो 11 साल बाद आपके हो गए टोटल 13,20,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर और 13,20,000 रुपए हो गए एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड के अंदर। अब मैं एक पहले बता दूं कि चिल्ड्रन ये एचडीएफसी का जो चिल्ड्रन फंड है, ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए इस फंड को पिक किया गया है क्योंकि ये उस टाइम पर एक्टिव था। आज उसके बाद काफ़ी सारे फंड्स जो है वो आ गए हैं, एसबीआई का आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया है। बट ये फंड जो है 2001 से चल रहा है, 2001 या 2002 से चल रहा है। तो इसीलिए सिर्फ एक कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आपको एक्चुअल रिटर्न्स दिखा सकें, ये फंड जो है वो पिक किया गया है। चलिए, अगर रिटर्न की बात करें तो एवरेज रिटर्न सुकन्या में और अप्रॉक्स जो है वो 8% के आसपास रहे हैं फिक्स्ड रिटर्न। और एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड के अंदर वेरिएबल है, लेकिन अगर हम सीएजीआर की बात करें तो 17.5% के आसपास का सीएजीआर आता है। तो 11 साल बाद सुकन्या के अंदर आपको वैल्यू मिलती 13,20,000 रुपये लगाकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,80,000 से लेके 21,50,000 के अराउंड। जबकि आपको एचडीएफसी के फंड के अंदर मिलती 37,50,000 से लेकर ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए के आसपास। तो नेट वेल्थ जो हमने गेन करी है सुकन्या के अंदर, वो करी है हमने 8 लाख रुपए मोटा मोटा। और एचडीएफसी के फंड के अंदर हमने गेन करी है 25 लाख रुपए। तो सुकन्या में जो हमारे को टोटल पैसा मिला लगभग साढ़े 21-22 लाख के आसपास जो भी था, 20-21 लाख के आसपास, वो सारा का सारा टैक्स फ्री था। और एचडीएफसी में हमारा जो टोटल कॉर्पस बना लगभग 37 से 39-40 लाख के आसपास। तो वहाँ पे अगर हम टैक्स को भी जोड़ लेंगे ना, तो भी हमारी नेट वैल्यू जो आती है वो लगभग लगभग 34 से 35 लाख के अराउंड आती है। तो अगर हम दोनों को चीज़ों को देखेंगे, ये एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी के फंड ने आपको लगभग 16 से 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए है एज़ कम्पेयर टू सुकन्या समृद्धि योजना के मुकाबले, और टैक्स फ्री वगैरह मतलब टैक्स वगैरह सब डिडक्शन करने के बाद। तो अभी तक हमने एक छोटा-सा जो रियलिटी चेक किया, उसमें हमने देखा कि सुकन्या के अंदर चाहे हमारा सारा पैसा जो है वो टैक्स फ्री मिलता है, और एचडीएफसी के अंदर हमारे को टैक्स देने के बाद भी लगभग लगभग 14 से 15 लाख के आसपास हमारा कॉर्पस जो है वो ज़्यादा था। तो जब गोल हमारा ना एजुकेशन हो, फॉरेन स्टडीज़ हो या करियर सेटअप हो, तो अमाउंट ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू टैक्स फ्री। तो अभी तक के कंपैरिज़न को मैं समराइज़ करूँ, तो इसमें हम छोटी-सी चीज़ें देख सकते हैं कि सुकन्या के अंदर स्ट्रेट लाइन एक रिटर्न जो है वो मिलता है लगभग 7 से 8% के आसपास। जबकि चिल्ड्रन फंड क्योंकि वो इक्विटी बेस्ड होता है, तो कुछ साल लो होता है, कुछ साल वेरी हाई होता है और लॉन्ग टर्म में एवरेज से ऊपर रहता है। टाइम के साथ इक्विटी का रिस्क जो है वो स्मूथ होता है और कंपाउंडिंग का असर जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एक्सेलरेट होता है। बाकी प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेबल तो हमने देख ही लिया था, फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक समराइज़ करके बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर सुकन्या के अंदर सिर्फ गर्ल्स की है और चिल्ड्रन फंड के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। लॉक इन जो है सुकन्या के अंदर 21 साल का है, जबकि चिल्ड्रन फंड के अंदर सिर्फ 5 साल का है। उसके बाद आप अपना चाहें तो जितना टाइम चाहें, उसमें ऐसा भी नहीं है पीपीएफ की तरह कि 5-5 साल का लॉक इन रहना है। आपने जो ऐसे भी मान लो आपने आज 1 लाख रुपए जमा करे, तो 2026 के अंदर जो आपने स्टार्ट करे वो आपके 2031 के अंदर 1 जनवरी को आपके खत्म हो जाएँगे। मतलब उसके बाद आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एसआईपी जाते हो, तो जो जनवरी 2026 की एसआईपी थी, वो आपकी जनवरी 2031 के अंदर फ्री हो जाएगी, उसे यूज़ कर सकते हो। फरवरी वाली फरवरी 31 में हो जाएगी। मार्च 26 वाली मार्च 2026 वाली मार्च 2031 के अंदर फ्री हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जैसे-जैसे जो-जो एसआईपी जाएगी ना, 5 साल बाद जैसे उसकी कंप्लीट हो जाएँगे, उसकी एसआईपी जो है वो खुल जाएगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगी कि जो चिल्ड्रन फंड्स होते हैं ना, कोई भी किसी भी कंपनी का ले लो, इसमें आप 18 साल तक कितना टाइम भी कभी भी ओपन कर सकते हो, इसमें कोई ओपन करने की भी लिमिट नहीं है। कभी भी उसे रोक सकते हो, कभी भी आप पॉज़ कर सकते हो, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आप अप टू 18 इयर्स तक आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपने मान लो 15 साल की एज में ये आपने चिल्ड्रन फंड के अंदर स्टार्ट करा, ये फंड जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 साल की एज तक लेगा। जैसे आपका बर्थडे आएगा ना, मान लो आपका बर्थडे आता है 1 जनवरी को और आपकी एज 2026 में 1 जनवरी को है 15 साल की, और आपने सोचा कि भाई चलो आपके पेरेंट्स ने आपको उस दिन एक एसआईपी जो है वो गिफ्ट कर दी और चिल्ड्रन फंड के अंदर दे दी। अब वहाँ पर मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का होता है। बट अब आपको 18 साल के होने के लिए सिर्फ 3 साल पड़े हैं, तो आपके लिए लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का रहेगा। आपकी एसआईपीज़ जो है वो जाती रहेंगी, वो 3 सालों तक जाएगी, और जैसे ही जनवरी 2028 के अंदर आप 18 साल के पूरे हो जाएँगे,
ऑटोमेटिकली आपकी उसमें एसआईपीज़ जानी जो है वो बंद हो जाएगी। अब आप उस पैसे को जो पड़ा है, उसको आप निकाल कभी भी सकते हो, लेकिन उसके अंदर दोबारा डाल नहीं सकते। तो अब इन शॉर्ट इसका लॉक इन पीरियड कितना है? तो वैसे तो 5 साल है, लेकिन अप टू 18 है, व्हिचएवर इज़ अर्लियर। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न सुकन्या के अंदर फिक्स्ड होते हैं, जो कि चिल्ड्रन फंड के अंदर मार्केट लिंक्ड होते हैं। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो सुकन्या के अंदर मीडियम होती है, जो कि चिल्ड्रन फंड के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि सुकन्या जो है थोड़ा-सा ही एक मतलब जैसे अगर 6% की इन्फ्लेशन चल रही है तो वो 8% दे रहा है, तो मार्जिनली वो बीट कर रहा है। जबकि अगर हम चिल्ड्रन फंड की बात करें तो अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया उसमें 17% का सीएजीआर रिटर्न जो है वो चल रहा है, जो कि हम उसको भी और कम करके लगभग 12-13% भी अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा और लो कर लेते हैं, तो भी वो अच्छे खासे मतलब डबल के मार्जिन से वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। लिक्विडिटी की बात करें तो सुकन्या में बहुत कम, ना के बराबर लिक्विडिटी है, सिर्फ एक आध बार आपको ऑप्शन मिलता है कि 18 के बाद आप उसमें से पार्शियल विथड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम एचडीएफसी के चिल्ड्रन फंड की बात करें तो वहाँ पर आपके पास 5 साल के बाद लिक्विडिटी है, जब चाहो आप पैसा उसमें विथड्रॉ कर सकते हो। और टैक्स की बात करें तो फुली टैक्स फ्री पैसा जो है आपको सुकन्या के अंदर, लेकिन चिल्ड्रन फंड के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा ना उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और ऐसा ही एक कंपैरिजन, जैसे अभी ये वीडियो के अंदर सुकन्या और चिल्ड्रन फंड के अंदर हमने कंपैरिजन किया ना, ऐसे ही एक कंपैरिजन हमने किया था पीपीएफ के अंदर, जहाँ पर 15 साल का लॉक पीरियड होता है, और साथ ही साथ हमने किया था ईएलएसएस टैक्स फंड्स के अंदर, जहाँ पर सिर्फ 3 साल का लॉक पीरियड होता है। वो भी आप लोगों के लिए एक आई ओपनर वीडियो थी कि मैंने उसके अंदर भी कंपैरिजन लिया था कि अगर आपने हर साल उसके अंदर 1-1 लाख रुपए जमा करे ना 2001 से लेकर और 2024 तक अगर आपने 1-1 लाख रुपए जमा करे ना, तो आपके पास पीपीएफ में क्या वैल्यू आएगी और साथ ही साथ वो ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी। ड्रास्टिक चेंज था उसके अंदर भी। 24 लाख लगाकर 67 लाख की वैल्यू आ रही थी हमारे पास पीपीएफ के अंदर, जो बिल्कुल टैक्स फ्री थी। जबकि वही 24 लाख अगर हमने वहाँ पर एज़ इट इज़ लगाए होते ना, मतलब 1-1 लाख रुपए हर साल करके, तो हमारे पास ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के अंदर उन 24 साल के बाद हमारे पास वैल्यू आती 2.5 करोड़ रुपए की। और टैक्स फ्री की बात करें तो टैक्स काटने के बाद भी उसके अंदर हमारे पास पैसा आता लगभग 2 से सवा 2 करोड़ के आसपास। और ये वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, आई बटन के अंदर मिल जाएगी, तो अगर आप उस वीडियो का भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अब पता क्या है, अब हमने इतनी बात कर ली, इतना कंपैरिज़न देख लिया, लेकिन लोग अभी भी पता क्या चीज़ पूछते हैं कि भाई इसके अंदर रिटर्न गारंटीड है या नहीं? जब क्वेश्चन ही गलत है यार, क्वेश्चन आपको ये चीज़ पूछना चाहिए कि जो मेरा गोल है, मेरी बच्चे का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का गोल है, उस टाइम पर ये अमाउंट जो है वो सफिशिएंट होगा या नहीं? क्योंकि मेरे भाई गारंटी से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, सफिशिएंट अमाउंट से फ्यूचर सिक्योर होता है। वैसे मैंने बच्चों के ऊपर कैसे आप उनका एसआईपीज़ वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो है यहाँ पर बना रखी है। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे आप बच्चों की एसआईपीज़ जो है वो लगा सकते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चों का पैन कार्ड जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और पैन कार्ड वाली मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई दी थी, उसका लिंक जो है वो भी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो क्योंकि ये सारी वीडियोज़ जो है ना इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने हैं, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। आई बटन पर जाकर उन सभी वीडियोज़ के लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएँगे। एक-एक करके उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। पेरेंट्स के लिए ना सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या चूज़ करें और कितना चूज़ करें, और यहीं पर एक राइट गाइडेंस जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप लोगों को मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं भी करनी ना, तो आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो कि भाई मेरा ये नंबर सेव कर लो, और मुझे आप लोग आपके जो स्टेटस है ना वो दिखते रहें। तो आप लोगों को अपने आप अवेयरनेस आएगी कि भाई कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि देखो एक बेसिक आइडिया तो मैं, एक जनरल आइडिया तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, बट आपके हिसाब से कौन-सी पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस क्या करनी होगी, तो वो आपसे बात करने के बाद ही पता चलती है। वेल, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। और फिर कौन से फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कैसे आप अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ पर्सनली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मल बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आप कह सकते हो कि पेरेंट्स के साथ बैठकर उनके बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, एसआईपीज़ कैसे रखनी है, बैलेंस प्लानिंग जो है वो सब चीज़ों के फ्रेमवर्क जो है मैं डिज़ाइन करता रहता हूँ। बस आप हमारे साथ जुड़कर अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हाल-फिलहाल में हुए हैं ना, तो एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, एक बोनस टिप है कि आप लोग बच्चों के लिए, मतलब उनकी स्कूल लाइफ़, उनकी कॉलेज लाइफ़, उनकी
मतलब आप ये समझ लो उनकी पूरी एजुकेशन जर्नी को बिल्कुल फ्री में स्पॉन्सर कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ सालों का थोड़ा-सा कष्ट जो है वो लेना पड़ेगा और उसके बाद सिर्फ 5-6 सालों के बाद ना आप उनकी जो स्कूल की फीस है वो निकाल सकते हो, उनकी कॉलेज की फीस निकाल सकते हो, उनकी एमबीए की फीस तक की भी पैसा जो है आप लोगों को जुगाड़ करके दूँगा। और वो आपको कैसे मिल सकता है, वो उसके लिए आप एक डिटेल वीडियो है, उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है 2-10-6 फ़ॉर्मूला, और उस फ़ॉर्मूले की पूरी डिटेल जो है ना आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आप अपना पूरे बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं 2-10-6 फ़ॉर्मूले का यूज़ करके, जिसके बाद आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करनी है। सिर्फ 6 साल की एज तक बच्चे के लिए प्लान करना है और 7वें साल से आप उसी प्लानिंग में जो आपने पहले 6 साल के अंदर करी है ना, 7वें साल से आप उसी प्लानिंग को खाना चालू करेंगे। उसी प्लानिंग से आप हर महीने बच्चे के जो स्कूल की फीस है उसकी इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। 12वीं हो जाएगी, उसके बाद आप उनके हायर एजुकेशन, चाहे कॉमर्स में जाना हो, चाहे मेडिकल में जाना हो, चाहे इंजीनियरिंग करनी हो, इन सब चीज़ों के लिए भी आप एक काफ़ी हद तक अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद भी कुछ आपका अमाउंट जो है वो बच जाएगा, जो जिसे आप उनकी हायर एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा जो है जैसे हायर एजुकेशन में नहीं जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जाता, तो उसके लिए फिर वो आप उनकी बिज़नेस वगैरह सेटअप करने में या और दूसरे कामों के लिए भी आप उस पैसे को यूज़ जो है वो कर सकते हैं। वो तो ख़ैर फिर बाद में डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं और कहाँ-कहाँ पर आप उस पैसे को यूटिलाइज़ जो है वो कर सकते हैं। बट फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जो है वो होती है तब से जब से आपका बच्चा पैदा होता है। तो देर ना करें और आज ही अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे बेटियों के लिए सुकन्या ही करते हो ना, उससे बेटर प्लान जो है मैंने आप लोगों के सामने आज रखा है। अब आप गारंटी के चक्कर में जाओगे तो फिर वही सुकन्या में या एलआईसी में जाके फँस जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको गारंटी की बजाय आपको एक एप्रोप्रिएट सफिशिएंट अमाउंट जो है वो मिले, ताकि बच्चा अपने गोल जो है वो पूरे कर सके, उसके लिए आपको आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करनी होगी। और उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आज ही हमारे साथ जुड़कर और अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्लान जो है वो कर सकते हैं। और जब बच्चे की एज 10 साल या उससे कम होती है ना, तो टाइम आपके फ़ेवर में होता है और टाइम का बेस्ट यूज़ इक्विटी प्लस एसआईपी के थ्रू होता है। हर फैमिली अलग होती है, इसलिए प्लानिंग भी कस्टमाइज़्ड होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, वो मैं जनरल शेयर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, और अगर आप लोग मुझसे पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उनकी डिटेल्स को जो है वो फिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम पढ़ेंगे, हम आपसे रीच आउट करेंगे कि आपका बेस्ट टाइम क्या है आपसे कॉन्टैक्ट करने का, और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग आपकी कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। कैसे आपको, अगर आप पहले के म्यूचुअल फंड्स जो है वो मतलब आपने पहले म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप उसका एक रिव्यू भी, फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू, या आपको कहे कि म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप जो है वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आगे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में भी आप जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म आप फिल आउट कर दें। जैसे ही आप उसे फिल आउट कर देंगे, आपकी डिटेल्स पढ़ने के बाद मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा, बात करूँगा और आपको पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस प्रोवाइड करने में पूरी हेल्प करूँगा, ताकि आप लोगों के हिसाब से कौन सी सिचुएशन, कौन से गोल और कौन से फंड्स जो है वो बेटर हैं, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा जिसमें आपकी कन्या है सुखी ना रहे। तो इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से एक सही गाइडेंस के साथ और सही दिशा के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि गारंटी को छोड़ के आपको सफिशिएंट अमाउंट मिले, ताकि आप उसमें अपने बच्चों के सभी सपने जो है वो पूरे कर सकें। और इसी चीज़ के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, तो सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके बताना बच्चे की एज कितनी है और क्या आप अपनी बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं। और साथ ही साथ कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज़ जो है वो ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये वीडियो फैलेगी ना, उतने ही ज़्यादा लोगों तक, उतने ही ज़्यादा पेरेंट्स तक उनके बच्चों के लिए कैसे उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, वो चीज़ों के प्लानिंग जो है वो आज से हम स्टार्ट कर। देखो हमारे साथ जो हो गया, या हमारे अगर हमारे को सही तरीके के फाइनेंसेस आज की डेट में प्रोवाइड नहीं होते, हर एक की कंडीशन अलग होती है खैर, लेकिन अब आप उस कंडीशन को धीरे-धीरे, छोटा-छोटा करके जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सेफ़ली तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य के लिए पहला कदम जो है वो उठा सकते हैं।
सो अब आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इंडिया के हर पेरेंट्स के पास ये वीडियो जो है वो पहुंचे और वो भी अपने बच्चों के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें। और आगे भी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दी बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।